हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा सभी को। आज हमारी नेट जेआरएफ की तीसरी क्लास है और इससे पहले हमने 2 क्लास कर चुके हैं और आज हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे हम। और छोटी छोटी वीडियो बनाने की बजाय मैं एक ही वीडियो में ये पूरे चैप्टर ख़त्म करने की सोचती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में कांस्य काल की प्राचीन सभ्यता का उद्भव हुआ, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा नामक पूरा स्थल से सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु तक सीमित न होकर एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैले होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक तर्कसंगत भी लगता है। अब हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई कि सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने सन 1826 ईस्वी में हड़प्पा स्थित विशाल टीले का अन्वेषण किया। उसने वहां बहुत पुरानी बस्ती के बुर्जों और अद्भुत ऊंची ऊंची दीवारों को देखा। उसने यह समझा कि यह शहर सिकंदर महान के समय का है। 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन विलियम ब्रंटन, ये याद रखना है, जॉन विलियम ब्रंटन को ईंटों के टुकड़ों के साथ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा गया, किंतु वह इस सभ्यता के महत्व को नहीं पहचान सके। सन 1872 में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने अलेक्जेंडर इस स्थान पर आया और कनिंघम ने इस स्थान से कुछ पुरातात्विक वस्तुएं इकट्ठी की, लेकिन वह इन वस्तुओं का काल निर्धारण न कर सका। उसने सामान्य तौर पर यह माना कि ये वस्तुएं संभवतः भारत से बाहर की है, इसलिए उसने गांव के लोगों के इस मत से सहमति प्रकट की कि यह शहर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। क्या किया इसने भी, उसने वो गांव के लोग है ना, उनसे सहमति प्रकट की और कि ये शहर वो लगभग 1000 वर्ष पुराना है। 1912 में फिर जेएफ फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में लेख प्रस्तुत किया फ्लीट महोदय ने, और परंतु वह भी सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। फिर 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का पता लगाया। और 1922 में फिर क्या होता है कि 1922 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राखल दास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के लरकाना जिले से सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले को खोज निकाला। फिर 1924 में मार्शल ने हड़प्पा के विषय में रिपोर्ट दी और यह बताया कि यह सभ्यता लगभग उतनी ही प्राचीन है जितनी कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी 5000 वर्ष पुरानी है। फिर मार्शल द्वारा प्रतिपादित हड़प्पा के काल क्रम को रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे काल निर्धारण के तरीकों से और भी समर्थन मिला है। रेडियो कार्बन 14 बोलते हैं इसको, जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। 2500 से 1750, और यह सभ्यता 400-500 वर्ष तक विद्यमान रही और 2200 से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। कुछ नवीनतम शोधों के अनुसार इस सभ्यता का काल वो लगभग 8000 साल पुराना माना जाता है। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति पूर्व विकसित होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृति जैसे कि कुल्ली है, कवेटा है, सोती है, नाल और आमरी से हुई है। फिर काल अनुक्रम देखेंगे उनका कि हड़प्पा की सभ्यता, जिसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, यहाँ से अर्ध यायावर और कृषक समुदायों के एक लंबे समय से चले आ रहे
कौन? अर्ध यायावर और कृषक समुदाय को एक लंबे समय से चले आ रहे विकास के चरम उत्कर्ष का पता चलता है। प्रौद्योगिकी और वैचारिक एकीकरण की प्रक्रियाओं की पृष्ठभूमि में हड़प्पा की सभ्यता का अभ्युदय हुआ। इसलिए विद्वानों ने हड़प्पा पुरो और हड़प्पा की संस्कृतियों के लिए निम्नलिखित काल क्रम जो है वो माना है। सबसे पहला काल क्रम है 5500 ईस्वी से लेकर के 3500 ईस्वी पूर्व तक नवपाषाण युग। 5500 से 3500 ईस्वी पूर्व पिडमोंट पर्वतपात क्षेत्र में मेहरगढ़ से प्रारंभ होकर अन्य जगहों पर भी कृषि और कृषक समुदायों का प्रसार हुआ। 5000 ईस्वी पूर्व तक जो है वो बलूचिस्तान में अनेक छोटे छोटे खेतीहर गांव बस चुके थे और कवेटा की घाटी में किली गुल मोहम्मद और कलात तथा अफगानिस्तान के कंधार के पास मुंडीगाक जैसे गांव अस्तित्व में आ चुके थे। कवेटा की घाटी में किली गुल मोहम्मद, कलात तथा अफगानिस्तान के कंधार के पास जो मुंडीगाक है, ऐसे गांव अस्तित्व में आ चुके थे। और तक्षशिला के पास सराय खोला और बन्नू के दक्षिण में शेरी खान तरकई जैसी बस्तियां भी इसी काल की हैं। शेरी खान तरकई जैसी बस्तियां। और 4000 ईस्वी पूर्व तक मकरान तट पर स्थित कराची के पास में बालाकोट की बस्ती भी अस्तित्व में आ चुकी थी। संभवतः यह समुद्री सीपियों का स्रोत रही है। संभवतः यह किसकी? समुद्री सीपियों का स्रोत रही हो। 4000 ईस्वी पूर्व के आसपास मेहरगढ़ फैलकर जो है वो कोई 50 हेक्टेयर की बस्ती बन चुका था। मकानों और अन्य भंडारों के निर्माण की परंपरा तो जारी रही, परंतु साथ में मेहरगढ़ के लोग अब बड़े पैमाने पर तांबे का उपयोग करने लगे थे। बड़ी संख्या में मिट्टी की बनी स्त्रियों की मूर्तियां और चाक के आविष्कार के बाद बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। इन बर्तनों पर की गई चित्रकारी को बलूचिस्तान के खेतीहर समुदायों के मृत भांडों की पहचान माना जाता है। 4000 ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में पिडमोंट अंचल में विकसित कृषि व्यवस्था सिंधु घाटी में सफलता के साथ शुरू की गई। क्या कह रहा है कि जो 4000 ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में पिडमोंट अंचल में विकसित जो कृषि व्यवस्था है वो सिंध की घाटी में सफलता के साथ शुरू की गई। आमरी सभ्यता, जो आमरी सभ्यता ज़्यादातर बलूचिस्तान के पैटर्न पर विकसित हुई प्रतीत होती है। हाकरा नदी की आज सूखी तलहटी वाले मैदानों में करीब 40 स्थल जो है वो सामने आए हैं। फिर सेकंड नंबर पे कालानुक्रम में 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक आरंभिक हड़प्पा काल है। विस्तृत क्षेत्रों में मृद भांड निर्माण कला की साझी परंपराओं का पता चलता है, इसलिए कुछ विद्वान इसे क्षेत्रीय परंपराओं के उदय का काल भी कहते हैं। और जैसे आमरी नाल हो गया, कोट दीजी, सोडी सीसवाल, दम सादात संस्कृतियाँ, ये क्षेत्रीय परंपराओं के उदय का काल। और मूल रूप से चीनी मिट्टी के आधार पर, कौन सी? चीनी मिट्टी के आधार पर विभेदित ये संस्कृतियाँ एक स्थान के संदर्भ में एक दूसरे को ढकती है। दक्षिणी बलूचिस्तान और कवेटा घाटी के ग्राम समुदायों से चित्रित मृद भांड की मिलती जुलती किस्मों के उपयोग का पता चलता है। उन पर कुब्बड़ वाले बेल और पीपल के पत्तों को दर्शाती हुई प्रकृतिवादी सज्जा जो है वो मिलती है। अफगानिस्तान की मुंडीगाक, कवेटा घाटी में दमसादात और राना गुंडई से मिलती जुलती मिट्टी की मूर्तियों के प्रयोग का पता यहाँ पे चलता है। कौन कौन से? अफगानिस्तान से मुंडीगाक, कवेटा घाटी से दमसादात और राना गुंडई से मिलती जुलती मिट्टी की मूर्तियों के जो है वो प्रयोग का पता चलता है। मध्य और दक्षिणी बलूचिस्तान में अंजीरा, तोगांव, निंदोवरी और बालाकोट, और बालाकोट जैसी बस्तियों का हमें पता चलता है। फारस की खाड़ी के नगरों के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। सिंध क्षेत्र, सिंध की मैदानी बस्तियों में नाटकीय परिवर्तन हो रहे थे। कालक्रम में सिंध का क्षेत्र भावी विकास क्रमों का केंद्र बिंदु बनकर जो है वो उभरा। फिर पिडमोंट अंचल का विकास क्रम पढ़ेंगे कि मेहरगढ़ में 3000 ईस्वी पूर्व के आरंभिक भाग में प्रभावशाली विकास क्रम जारी रहे। गोमल दर्रे के पास रहमान डेरी बस्ती में
लंबोत्तर ओब्लॉन्ग बसाव और अनेक प्रकार के कम कीमती पत्थरों की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं। जो बन्नू क्षेत्र है वहाँ पे तरकाई किला से अनाजों की बहुत सारी किस्मों का पता चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पास की लेम्बा नाम की एक बस्ती के पास के निवासी जो है वो पत्थर के औजार बनाने में विशेषज्ञता प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में उम्दा किस्म की पत्थर की खदानें थी और जिनका दोहन न केवल स्थानीय समुदाय के उपयोग के लिए बल्कि दूर दराज की वस्तुओं के साथ विनिमय के लिए किया जा रहा था। फिर सिंध की निचली घाटी के बारे में पढ़ेंगे कि सिंध की निचली घाटी में आमरी सभ्यता एक सुस्पष्ट परंपरा के साथ उभरी। निचली घाटी में कौन सी आ रही है? आमरी सभ्यता आ रही है। और वे लोग ईंट और पत्थर के मकान बनाते थे, ईंट और पत्थर के, और मृदभांड और कुबड़दार भारतीय बैल चित्रित करते थे। गुजरात में स्थित जो धोलावीरा है और सुरकोटदा है जैसी लगभग समकालीन बस्तियों में और इन लोगों में कुछ साझी जो है वो विशेषताएं मिलती है। सिंध के बाएं तट पर मोहनजोदड़ो के सामने कोटदीजी की बस्ती स्थित थी। सिंध है, सिंध के बाएं तट पर मोहनजोदड़ो है, उसके सामने कोटदीजी बस्ती है। और इस बस्ती की सबसे दिलचस्प चीज़ जो है वो चाक पर बने बर्तन हैं। जो कोटदीजी की बस्ती है ना, वहाँ पे चाक पर बने जो बर्तन बनते थे, ये उसकी सबसे दिलचस्प बात है, जिन पर गहरे किरमजी रंग का सादा धारियों द्वारा की सजावट है। सादा धारियों द्वारा किरमिजी रंग की सादा धारियों की सजावट है। उत्तरी राजस्थान में कालीबंगन, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ जैसी दूर दूर स्थित बस्तियों में इस तरह के मृदभांड मिले हैं। और साथ ही ये सिंध नदी के पूरे विस्तार में भी मिलते हैं। साथ के साथ ये कहाँ मिलते हैं? सिंध नदी के पूरे विस्तार में भी मिलते हैं, जहाँ हड़प्पा पूर्व काल के गांव पाए गए हैं। मृदभांडों की समान परंपरा कृषक समुदाय के बीच अधिक संपर्क का परिणाम है। जो मृदभांडों की समान परंपरा ये कृषि समुदायों के बीच में जो है वो अधिक संपर्क का परिणाम है। इस काल में एक खेतीहर समाज के जीवन निर्वाह का आधार पैदा हो चुका था। जो खेतीहर समाज है इसका जीवन निर्वाह का आधार जो है वो इस समय हो चुका था, और यही आधार आधुनिक काल तक में इस क्षेत्र की जनता के आर्थिक जीवन को संचालित करता है। गेहूं है, जौ है, अलसी, मटर, दाल, तिल, खजूर, अंगूर और कपास की खेती की जाने लगी थी यहाँ पे। और भेड़, बकरियाँ, कुबड़ वाले मवेशी और भैंसें पालतू जानवर थे यहाँ के। और कालीबंगन से गहन कृषि का साक्ष्य मिलता है। गहन कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। कालीबंगन का साक्ष्य जो है वो तथा समकालीन सोथी सीसवाल उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में। सोथी सीसवाल कहाँ है? उत्तरी राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में। यह संस्कृति अच्छे खासे पैमाने पर तांबे के उपयोग का संकेत देती है। सोथी बाड़ा या सीसवाल जैसी बस्तियों में मिट्टी के बर्तनों की जो शैलियाँ प्रचलित थी वो कालीबंगन के मिट्टी के बर्तनों की शैलियों के समान थी। अब यहाँ पे तुलना की गई है, जो कालीबंगा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं ना, जो सोथी सीसवाल में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें समानता थी। तांबे की खानों का उपयोग जो है वो आरंभिक हड़प्पा काल में ही शुरू हो गया था। मेहरगढ़ और रहमान डेयरी जैसी बस्तियों में तांबा कांसा के कम उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। इसका उपयोग चूड़ियाँ, सुआ और छेनियाँ बनाने में होता था। बाद के नगरीय चरण के विपरीत उत्पादन की तकनीक काफ़ी आदिम थी। धातुओं की वस्तुएं ठंडी गड़ाई यानी कोल्ड हैमरिंग और खुले सांचे वाली डलाई ओपन मोल्ड कास्टिंग के द्वारा तैयार की जाती थी। ये याद रखना है कि धातुओं की वस्तुएं ठंडी गड़ाई यानी कोल्ड हैमरिंग और खुले सांचे वाली डलाई यानी ओपन मोल्ड कास्टिंग के द्वारा तैयार की जाती थी। सोने चांदी का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता था। इसी समय गांव जो है वो सबसे अधिक समय में आबाद हुए। घग्गर हाकरा की घाटी इस काल की सबसे पुरानी घनी आबादी वाला क्षेत्र था। कौन सा? घग्गर हाकरा की घाटी। और बलूचिस्तान क्षेत्र में इस काल में बस्तियों की संख्या जो है वो 4 गुना बढ़ी थी। इससे जो है वो नाटकीय विकासक्रम बस्तियों की योजना में आए। जो नाटकीय विकासक्रम है वो बस्तियों की योजना में आए। और कालीबंगन, रहमान डेरी, कोटदीजी, बन्नावाली जैसी बस्तियों में किलेबंदी के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा, रहमान डेरी, कोटदीजी, बन्नावाली जैसी बस्तियों में किलेबंद के साक्ष्य हमें मिले हैं।
कालीबंगा से ईंटें तैयार करने और बिछाने के मानक नियमों के साक्ष्य मिले हैं। और मिट्टी की गाड़ियों का मिलना संकेत देता है कि बैलगाड़ियाँ जो है वो यातायात की प्रचलित प्रौद्योगिकी का अंग थी। मेहरगढ़ और रहमान डेरी जैसे स्थलों पर मोहरों का प्रयोग किया जाता था। कहाँ कहाँ मोहरों का प्रयोग? मेहरगढ़ और रहमान डेरी जैसे स्थलों पर। 3000 ईस्वी पूर्व के आरंभ तक सिंध क्षेत्र जो है वो कृषि, अनेक फसलों की खेती यानी यातायात, नाव और बैलगाड़ी, धातु क्रम, छोटे पैमाने पर धातुओं का उपयोग और नगर योजना जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति कर चुका था। नगरों का उदय होता है। नगरों के उदय में शामिल निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं की पहचान की जा सकती है। पहला प्रोसेस है जनसंख्या का स्थानांतरण। घग्गर हाकरा घाटी में बसाव के ढर्रे के अध्ययन से स्पष्ट है कि नगर पूर्व काल की बहुत थोड़ी सी शुद्ध खेतीहर बस्तियां नगरीय चरण तक बच सकी। हाकरा के मैदानों में 37 स्थलों में से केवल 3 पर ही नगरीय चरण में आबादी जो है वो रही है। फिर जनसंख्या वृद्धि है। आरंभिक हड़प्पा काल के शेष बचे 3 स्थलों के अलावा घग्गर हाकरा घाटी में इस काल में जो है वो 80 नई परिपक्व हड़प्पाई बस्तियां अस्तित्व में आई। यदि हम आरंभिक हड़प्पाई बस्तियों के क्षेत्र को जोड़ें तो जोड़कर 210 हेक्टेयर आता है। दूसरी तरफ परिपक्व हड़प्पा चरण में कुल आबाद क्षेत्र 450 हेक्टेयर था। इससे जनसंख्या में वृद्धि का संकेत हमें मिलता है। ठीक है। फिर आ गया कि युद्ध समान दशाएं। नगर के उदय के साथ विभिन्न समुदायों के बीच हिंसक टकरावों की संख्या भी बढ़ी। नौशेरों और कोटदीजी जैसे दूर बसी बस्तियों तक में हमें आरंभिक हड़प्पा काल के अंतिम भाग में बस्तियों के जलाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। फिर कहता है कि नए नगरीय चरण की इमारतें राख की सतह से ठीक ऊपर बनाई गई थी। कालीबंगन जैसी बस्तियों में पुराने बस्ती को जलाने के बाद एक नया नगर बसाया गया, जहां नगर योजना और किलेबंद का परिपक्व हड़प्पाई पैटर्न दिखाई देता है। इस नगर को नष्ट करने वालों ने योजना के अलग अलग सिद्धांत पर नगर बसाया। फिर बस्तियों के आकार में वृद्धि कैसे हुई कि नगर पूर्व चरण की सबसे बड़ी बस्तियां जहां 20 से 50 हेक्टेयर तक थी, वहीं मोहनजोदड़ो जैसी नगरीय बस्ती 150 हेक्टेयर क्षेत्र तक फैली हुई थी। फिर आ गया 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 2800 ईस्वी पूर्व तक पूर्ण विकसित हड़प्पा युग। बड़े शहरों का अभ्युदय होता है। यहाँ पे समान आकार की ईंटें, तोलने के बाट, मोहरें और मिट्टी के बर्तन, नियोजित ढंग से बसे हुए शहर और दूर दूर स्थानों के साथ व्यापार। पूर्ण विकसित हड़प्पा में क्या क्या हुआ? बड़े शहरों का अभ्युदय हुआ, समान आकार की ईंटें, तोलने के बाट, मोहरे और मिट्टी के बर्तन, नियोजित ढंग से बसे हुए शहर और दूर दूर स्थानों के साथ व्यापार होने लगा। 1800 ईस्वी पूर्व से आगे क्या होता है? उत्तर हड़प्पा युग बोलते हैं जिसे। 1800 ईस्वी पूर्व से आगे उत्तर हड़प्पा युग। तो इसमें क्या होता है कि हड़प्पा की सभ्यता के साथ बहुत से शहर खाली हो गए, अंतर क्षेत्रीय विनिमय में ह्रास हुआ और लेखन कार्य और शहरी जीवन का त्याग कर दिया गया। हड़प्पा की सभ्यता के शिल्प और मिट्टी के बर्तनों की परंपरा जारी रही। पंजाब, सतलुज, यमुना की ग्रामीण संस्कृतियों का विभाजन और गुजरात में हड़प्पा की शिल्प और मिट्टी के बर्तनों की परंपराओं को अपनाया गया। हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी, एक बार और पढ़ देती हूँ कि 1800 ईस्वी पूर्व से आगे उत्तर हड़प्पा युग में क्या क्या हुआ। हड़प्पा की सभ्यता के बहुत से शहर खाली हो जाते हैं, अंतर क्षेत्रीय विनिमय में ह्रास हो जाता है, लेखन कार्य और शहरी जीवन का त्याग कर दिया गया और हड़प्पा की जो सभ्यता है वहाँ के शिल्प और मिट्टी के बर्तनों की परंपरा यानी कि ग्रामीण में जो प्रचलित थी वो जारी रहती है। पंजाब, सतलुज, यमुना की ग्रामीण संस्कृतियों का विभाजन हो जाता है और गुजरात में हड़प्पा की शिल्प और मिट्टी के बर्तनों की परंपराओं को अपनाया जाता है। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी। शारीरिक बनावट के आधार पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों के अध्ययन से मानव जाति को निम्नलिखित 4 समूहों में बांटा गया है। मानव जाति को एक है आद्य ऑस्ट्रेलाइड, एक भूमध्य सागरीय, एक मंगोलीय तथा आद्य नार्डिक और एक है अल्पाइन। आद्य ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय और मंगोलीय तथा आद्य नार्दिक और अल्पाइन। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, मेडिटेरियन। सिंधु सभ्यता के निर्माता से जुड़े विद्वानों के क्या क्या मत हैं?
डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र कहते हैं कि ये आर्य थे। गार्डन चाइल्ड बोलते हैं सुमेरियन थे। राखलदास बनर्जी द्रविड़ कहते हैं। और व्हीलर बोलते हैं भी ये दस्यु एवं दास थे। व्हीलर बोलते हैं दस्यु एवं दास। फिर सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सिंधु सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोटदीजी, रहमान डेरी, आमरी, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खां, चक पुरबानेश्याल और जुदीर जोदड़ो आदि महत्वपूर्ण स्थल हैं। भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी यूपी तथा अफगानिस्तान में मुंडीगाक और सोर्तुगई जो है वो प्रमुख क्षेत्र हैं। हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका क्षेत्र जो है वो मेसोपोटामिया और मिस्र की समसामयिक सभ्यताओं से अधिक विस्तृत था। मेसोपोटामिया में बस्तियां जो है वो नदियां मैदानों के पार घने समूह में फैली हुई थी। फिर भी घग्गर हाकड़ा क्षेत्र में बसी बस्तियों को छोड़कर हड़प्पा सभ्यता की अन्य बस्तियां बहुत कम, घनी और बिखरी हुई थी। उदाहरण के रूप में राजस्थान और गुजरात में हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के बीच में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला रेगिस्तान और दलदल भरा इलाका था। ठीक है, ये रेगिस्तान और दलदल भरा इलाका आ गया राजस्थान गुजरात वाला। और सोर्तुगई का सबसे निकट का हड़प्पा है ना वो पड़ोसी 300 किलोमीटर दूर था। अधिकांश हड़प्पाई बस्तियां क्या है सिंध के उपजाऊ मैदान में स्थित थी। वहीं उनकी एक बड़ी संख्या जो है वो शुष्क मरुस्थलों के किनारे भी थी, जैसे ईरान की सीमा पर मकरान के तट पर सुतकांगेडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर, और घास के इलाके भी, मतलब घास के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे, जैसे बदख्शां में सोर्तुगई है ये स्थित था घास के मैदानी इलाकों में। और ये स्थान हड़प्पाई अभिजात्य वर्ग की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बसाए गए थे। हड़प्पाई बस्तियाँ 150 हेक्टेयर से लेकर 1 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र की थी। अधिकांशतः स्थल जो है वो 6 हेक्टेयर या इससे कम के थे। हर भौगोलिक क्षेत्र में बस्तियों का अपना पदानुक्रम है। उदाहरण के रूप में देखते हैं तो घग्गर और हाकरा घाटी के चोलिस्तान क्षेत्र में गनवेरी वाला बस्ती तो हड़प्पा जितनी ही बड़ी यानी कि 150 हेक्टेयर में फैली हुई थी, जबकि 8 बस्तियां 10 से 50 हेक्टेयर, 20 बस्तियां जो है वो 5 से 10 हेक्टेयर और 44 बस्तियां जो है वो 1 से 5 हेक्टेयर तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है वो पश्चिमी में देखें तो सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है। पूर्वी क्षेत्र देखें आलमगीरपुर जो पश्चिमी यूपी के पास है, और उत्तरी क्षेत्र में मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिणी क्षेत्र देमाबाद जो महाराष्ट्र तक है। ये इसका विस्तार है। और सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल याद रखना है कितना है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरास्थल जो सुतकांगेडोर है, यहाँ से पूर्वी पुरास्थल आलमगीर तक की दूरी अगर पूछ ले तो 1600 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण पूछ ले भी उत्तर में स्थित रहमान डेरी से दक्षिण में स्थित भगत राव की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है। जबकि दक्षिणी पुरास्थल महाराष्ट्र का देमाबाद हड़प्पा कालीन व ताम्रकालीन स्थल माना जाता है। जो देमाबाद है ना महाराष्ट्र का, वो हड़प्पा कालीन एवं ताम्रकालीन दोनों स्थल माने जाते हैं। फिर काल निर्धारण आ गया इसका। सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण जो है वो भारतीय पुरातत्वविदों के बीच में विवाद का विषय है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम 1931 में इस सभ्यता की तिथि जो है वो 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व निर्धारित की। किसने की? जॉन मार्शल ने की। कब? 1931 में। और क्या तिथि निर्धारित की? 3250 से 2750। जबकि रेडियो कार्बन पद्धति है C14 जैसे विश्लेषण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 से 1750 ईस्वी मानी गई है। और यह सभ्यता जो है वो 2200 से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य परिपक्व अवस्था में थी। ये पीछे भी आया है, 2200 से 2000 ईस्वी के मध्य में अपने मैच्योर मतलब की फेज़ में थी ये। सिंधु सभ्यता के तिथि निर्धारण की से संबंध विद्वानों के मत क्या क्या थे? जॉन मार्शल है, मार्शल क्या कहते हैं 3250 से 2750। अर्नेस्ट मैके कहते हैं 2800 से
2500 के बीच में। माधव स्वरूप वत्स है ये 3500 से 2700 के बीच में बताते हैं। और ये सीजे गेड है ये है 2350 से 1750 बताते हैं। और मल्टीमर व्हीलर है ये 2500 से 1500 बताते हैं। और फेयर सर्विस है ये 2000 से 1500 के बीच में ईस्वी पूर्व के बीच में बताते हैं। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम, ये देखो जी याद रखना है, भारत की पहली नगरीय क्रांति थी, यद्यपि यह आद्य ऐतिहासिक काल में घटित हुई। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान हमें पुरातात्विक अवशेषों इसका ज्ञान हमें कैसे होता है, पुरातात्विक जो भी अवशेष है अनुसंधानों से पता चलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है पर्यावरण के अनुकूल अद्भुत नगर नियोजन और उन्नत जल निकासी। ठीक है, उन्नत जल निकासी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लगभग सभी नगर दो भागों में विभक्त थे। पहला जो है वो दुर्गीकृत नगर जिसमें शासक वर्ग निवास करता था। दूसरा भाग जो है वो नगर या आवास क्षेत्र था जहां आमतौर पर सामान्य नागरिक और व्यापारी शिल्पी, कौन कौन, सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पी, कारीगर, श्रमिक रहते थे। सड़कों के किनारों की नालियों को पत्थरों की सीढ़ियों से ढक दिया जाता था और इन नालियों की सफाई के लिए बीच बीच में नरमोखे यानी कि मेन होल भी बनाए गए थे। फिर आया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। ये याद रखना है, पकी हुई ईंटों को किन दो को छोड़ के प्रयोग हुआ है, कालीबंगा और रंगपुर। फिर आ गया मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का आश्चर्यजनक निर्माण है। मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है वो एक आश्चर्यजनक निर्माण है, जबकि जो अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये याद रखना है, जो ग्रेट बिल्डिंग है वो अन्नागार है और जो आश्चर्यजनक निर्माण है वो विशाल स्नानागार है। सिंधु सभ्यता के घरों में आमतौर पर क्या है, आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुओं के अवशेष भी मिले हैं। और इन घरों की खिड़कियों और दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते हैं। लेकिन लोथल जो है वो इसका अपवाद है। अगर ये पूछे भी सभी हड़प्पा सभ्यताओं में तो गलियों में खुलते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल जिसका मुख्य सड़क पे जो है वो दरवाजे खुलते थे तो वो आएगा लोथल। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता है जिसमें 4:2:1 लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का ज़्यादा प्रचलन था। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थानों पर तथा दूसरी अनेक बस्तियों में सुनियोजित आवास समूहों, सुनियोजित सड़कों और नालियों के एक महत्वपूर्ण तथ्य का पता चलता है। सुनियोजित सड़क और नालियों से एक महत्वपूर्ण तथ्य का पता चलता है कि ये नगर जो है वो पूर्व स्थित गांवों से स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हुए। मकानों का सुविचारित पैटर्न यहाँ का संकेत देता है, क्या संकेत देता है कि ये नगर सुनियोजित ढंग से बनाए जाते थे, या इन नगरों का निर्माण जो है वो पहले हुआ और निवासी यहाँ बाद में आए, या फिर ऐसे हो सकता है कि इन नगरों का निर्माण पहले हो गया, निवासी बाद में आए। और इससे यह भी संकेत मिलता है कि रहने के लिए घर विशेष का स्थान निर्धारण और निर्माण संबंधी फैसले जो है वो नगर पर शासन करने वाली एक उच्चतर संस्था द्वारा लिए जाते थे। यहाँ पे एक उच्चतर संस्था का भी पता चल रहा है भी, इसका निर्धारण जो है वो इसका निर्धारण और निर्माण संबंधी फैसले नगर में जो शासन कर रहा था कोई उच्चतर संस्था होगी वो कर लिया करता था ये फैसले वगैरह। फिर भवन निर्माण परंपरा में भी कुछ नवीनता देखी गई है। भवन के निर्माण में क्या परंपराएं क्या नवीनता देखी गई है कि बड़े खंबेदार हाल, चौबारा, ढलान और मोटी दीवारों वाले 2 मंजिला ढांचे मेच्योर मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता है। और धोलावीरा जो गुजरात में पड़ता है से हमें निर्माण सामग्री की नवीन रूप में पत्थरों का व्यापक उपयोग जो है वो दिखाई भी देता है। फिर सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता यहाँ की व्यापक जल निकास प्रणाली थी। इसकी अद्वितीय विशेषता क्या है, यहाँ पे जल निकासी बहुत अच्छी थी। और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में सफाई की व्यवस्था उच्च कोटि की थी। कुछ सड़कों और नालियों के गलियों के नीचे जो है वो 1 से 2 फुट गहरी 1 से 2 फुट गहरी ईंटों और पत्थरों से ढकी नालियाँ थी जो एक मुख्य होल से यानी कि मुख्य
नाले से जुड़ती थी और सुमेर के निवासी अपने घरों के आंगन में मिट्टी की ऊर्ध्वाधर नालियाँ बनाते थे और पर उनमें जो है वो जल निकास द्वार नहीं होते थे। ये तुलना की गई है सुमेर के निवासियों के साथ। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है वो पकी हुई और बिना पकी ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। कई प्रकार बड़ी, मंझली और छोटी की जो है प्रकार की ईंटें प्रयोग में लाई जाती थी, जिनमें 4-2-1 रेशो का निश्चित अनुपात होता था। निचले शहर में सड़कें और गलियां एक योजना के अनुसार मुख्य मार्ग से उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार और समचतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। जो निचला शहर है, एक तो ऊपरी दुर्ग था, एक निचला शहर है। इसमें क्या है, सड़कें और गलियां एक योजना के अनुसार मुख्य मार्ग से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम समकोण जो है आपस में काटती थी और नगर को जो है वो अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो को मुख्य सड़क जो है वो 9.15 यानी 9.25 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। ये याद रखना है, पुराविदों ने इसको क्या कहा है, राजपथ कहा है। अन्य चौड़ी सड़कों की जो है वो आमतौर पर इनकी चौड़ाई 2.75 यानी 7.5 मीटर से लेकर 3.66 मीटर तक ही पाई जाती थी, लेकिन यहाँ की है वो 9.25 मीटर पाई गई है मोहनजोदड़ो की। गलियां जो है वो 1.80 मीटर तक चौड़ी होती थी। फिर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा बस्तियों की नगर योजना में कुछ समानताएं हैं। ये शहर 2 भागों में विभाजित थे। शहरों के पश्चिम में किला बना होता था और बस्ती के पूर्वी सिरे पर नीचे एक नगर बसा होता था। एक तरफ तो किला था, दूसरी तरफ जो है वो नीचे की ओर एक नगर बसा होता था, जिसको निचला शहर कहते हैं। और जो दुर्ग है या किला है वो ऊंचे चबूतरे पर कच्ची ईंटों से बनाया जाता था और ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्ग में बड़े बड़े भवन होते थे, संभवतः प्रशासनिक और धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। ये संभवतः किसके रूप में, प्रशासनिक और धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। निचले शहर में रिहायशी क्षेत्र जो है वो होते थे। निचले शहर में कौन रहते थे, रिहायशी क्षेत्र। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के किलों के चारों ओर ईंटों की दीवारें होती थी, ईंटों की दीवार होती थी। फिर कह रहा है कि कालीबंगा में दुर्ग और निचले शहर दोनों के चारों ओर दीवार थी। कालीबंगा में क्या था, दुर्ग में भी और निचले शहर में। बाकी में तो था कि दुर्ग के कि चारों ओर दीवार थी यानी कि किलेबंद था, लेकिन कालीबंगा में क्या है कि दुर्ग में भी और निचले शहर दोनों के चारों ओर दीवार थी और निचले शहर में सड़कें जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और समकोण बनाती थी। जो नगर नियोजन है और नगर में शासन करने वाली उच्चतर संस्था है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है कि कोई उच्चतर संस्था है वो यहाँ पे फैसले लेती होगी, तो उसी बारे में कहा है कि जो नगर नियोजन और नगर में शासन करने वाले उच्चतर संस्था की विद्यमानता तो थी ही, उसके अलावा व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट जैसे पुरातत्वविदों ने यह भी माना है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जो संरचना है और उसके बनावट है उसमें असाधारण प्रकार की एक एकरूपता पाई गई है और संकल्पना की अभिन्नता का यह विचार उन विदेशी समुदायों से लिया गया था जिन्होंने अकस्मात हमला करके जो है वो सिंधु घाटी को जीत लिया और नए नगरों का निर्माण किया। भिन्न भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उनकी विद्यमानता, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र और संसाधन और वहाँ की टेक्निक की जो सीमितता को देखते हुए आजकल विद्वान इन विचारों को अस्वीकार कर रहे हैं। जैसे कौन कौन से विचार, जैसे मोहनजोदड़ो के पास एक भाग मुनार क्षेत्र में सड़कों और इमारतों की पंक्तिबद्धता विशेष क्षेत्रों से बिल्कुल ही अलग है और मोहनजोदड़ो का निर्माण जो है वो एक सी सपाट इकाइयों में नहीं हुआ, वास्तव में इसका निर्माण अलग अलग समय में हुआ मानते हैं। और क्या कह रहा है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है इनके विपरीत कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है और कालीबंगा के साथ एक और पड़ा पानीरंगपुर और कोटदीजी और अमरी जैसी बस्तियां क्या है, यहाँ पे किलेबंदी नहीं थी। एक ये हो गया पॉइंट। और एक कह रहा है कि लोथल की बस्ती आयताकार थी जिसका कोई आंतरिक विभाजन नहीं था। ये बस्ती जो कैसी थी, आयताकार थी और यह बस्ती चारों तरफ से ईंट की दीवारों से घिरी थी, अर्थात दुर्ग और निचले शहर में विभाजन नहीं था। ये कह रहा है भी एक ही दीवार से घिरी थी दोनों।
दुर्ग भी और निचला शहर भी। फिर कच्छ में सुरकोटदा नामक बस्ती 2 बराबर हिस्सों में बंटी हुई थी और यहाँ के निर्माण में मूलतः कच्ची मिट्टी की ईंटों और मिट्टी के ढेलों का इस्तेमाल किया जाता था। कच्छ में जो सुरकोटदा नामक बस्ती है वो 2 बराबर हिस्सों में बंटी हुई थी। ठीक है। फिर कह रहा है बहुत सी जो बड़ी और महत्वपूर्ण इमारतें हैं वो निचले नगर में स्थित थी। बहुत सी बड़ी और महत्वपूर्ण इमारतें कहाँ पे थी? निचले शहर में स्थित थी। अब देखिए इसमें विविधता कैसे देखने को मिलती है कि निचले शहर के मकानों के आकार प्रकार में विविधता देखने को मिलती है। एक कोठरी वाले मकानों से लेकर आंगन और 12 कमरों तक वाले मकान भी यहाँ मिलते हैं। मतलब कई तो एक कोठरी वाले मकान थे और कई आंगन और 12 कमरों तक के मकान भी हमें मिले हैं। और अधिक बड़े मकानों में कुएं, शौचालय, गुसलखाने भी थे। कुछ मकान जो है वो 2 से 3 मंजिलों के भी होते थे और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लोग अमीर गरीब में विभाजित थे। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लोग किस में विभाजित थे? अमीर और गरीब में विभाजित थे। ठीक है। फिर कह रहा है इन मकानों का जो नक्शा है लगभग एक जैसा था। एक चौरस प्रांगण और चारों तरफ कई कमरे मिलते हैं और घरों में प्रवेश के लिए संकीर्ण गलियों से जाना पड़ता था। अगर प्रवेश करना है तो संकीर्ण गलियों से, और सड़क की तरफ कोई खिड़की भी नहीं होती थी, ये याद रखना है। और निचले शहर के मकानों में काफ़ी संख्या में बड़ी बड़ी कर्मशालाएँ भी थी और कालीबंगा में अलंकृत ईंटों का प्रयोग भी मिला है। ये याद रखना है, कहाँ पे मिला है अलंकृत ईंटें? कालीबंगा से मिली हैं। फिर आ गया कि कला और शिल्प में क्या है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें के मनके कारीगरी के सुंदर नमूने हैं, लेकिन उसकी प्रस्तर मूर्ति कला और पक्की मिट्टी की जो लघु मूर्तियाँ तकनीकी उत्कृष्टता में समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की कला का मुकाबला नहीं कर सकती। संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपनी कला की अभिव्यक्ति के लिए कपड़ों पर आकृतियाँ बनाई हो। कहाँ पे? कपड़ों पर आकृतियाँ बनाई हो और रंग चित्रों का प्रयोग किया हो जो कम टिकाऊ होने के कारण समय के साथ नष्ट हो गए हों। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों के हमें साक्ष्य मिलते हैं। सूती भी और ऊनी भी दोनों प्रकार के साक्ष्य। मोहनजोदड़ो से बने सूती कपड़ों का एक हमें टुकड़ा भी मिला है। ये याद रखना, कहाँ से मिला सूती कपड़े का एक टुकड़ा? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त दाढ़ी वाले सिर की प्रस्तर प्रतिमाओं के बाएं कंधे के दोनों ओर एक आवरण पड़ा है जिस पर तिपतिया पैटर्न की, ये याद रखना कौन सा पैटर्न है? तिपतिया पैटर्न की सुंदर नक्काशी की गई है, यानी कि ये लाल रंग में की गई है। और कालीबंगा से मिले मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर सूती कपड़े की छाप भी हमें मिलती है। देखो जी, सूती कपड़ा वैसे मिला है मोहनजोदड़ो में, लेकिन ये पूछ ले सूती कपड़े की छाप कहाँ मिली है? मिट्टी के बर्तन में एक टुकड़े पर भी इस कपड़े की छाप कहाँ मिली है? तो वो कालीबंगा से मिली है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कताई में प्रयोग होने वाली तकलियों के प्रमाण मिले हैं। देखो, कताई में प्रयोग होती थी जो तकलियाँ, उनका भी प्रमाण हमें मिला है। हड़प्पा की बस्तियों से अब तक 2000 से अधिक मोहरें यानी सील पाई गई हैं। ये आमतौर पर चौकोर होती थी और सेलखड़ी की बनी होती थी। कुछ जो है वो गोल मोहरें भी पाई गई हैं और इन मोहरों पर संक्षिप्त लेख विभिन्न प्रकार के जानवर और भारतीय हाथी और गवल, ब्राह्मणी, सांड, गेंडा और बाघ प्रमुख है। मानव एवं अर्धमानव ज्यामिति से संबंधित नमूने और अनेक संयुक्त पशु जो है वो यहाँ दर्शाए गए हैं। मोहरों का व्यापार में निश्चित ही उपयोग होता था, क्योंकि ऐसी अनेक छोटी छोटी मोहरें मिली है जिनका लोथल में बंधे बंधाए सामानों पर उपयोग किया गया था और संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए भी मोहरों का प्रयोग होता था। ठीक है, व्यापार के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, प्रयोजनों के लिए भी इनका प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में लोग जो है वो गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर, सेलखड़ी जैसे बहुमूल्य और अर्धकीमती पत्थरों से बने अति सुंदर मनकों का प्रयोग करते थे। किस से बने होते थे मनके? एक तो गोमेद है, फिरोजा है, लाल पत्थर है, सेलखड़ी है। ठीक है। सोने और चांदी के मनके भी पाए गए हैं, ये याद रखना है। कहीं ये सोचो भी सोने चांदी के मनके यहाँ नहीं मिले हैं तो सोने और चांदी के मनके भी यहाँ पे पाए गए हैं।
मनके बनाने के लिए सबसे अधिक जो है वो सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग पूछे तो सेलखड़ी का है। तिब्बतिया पैटर्न के बेलनाकार मनकों का संबंध जो है विशेष रूप से हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा जाता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो में गहनों का ढेर भी पाया गया है, जिसमें सोने के मनके हैं, फीते और अन्य आभूषण मिले हैं। चांदी की थालियां भी पाई गई है और चांदी के कलश, चूड़ियाँ और मोहरें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में से अधिकांश जो है वो बिल्कुल सादे हैं, लेकिन काफ़ी बर्तनों पर लाल पट्टी के साथ साथ काले रंग से की गई चित्रकारी भी हमें मिलती है। चित्रकारी में ज्यामितीय आकृतियाँ, सपाट लाइनें हैं और तराजू, ताड़ और पीपल के वृक्ष, पक्षियों, मछलियों, पशुओं को भी दर्शाया गया है। तराजू हो गई, ताड़ हो गए, पीपल के वृक्ष हैं, ताड़ और पीपल दोनों के वृक्ष, और पक्षियों और मछलियों और पशुओं को भी दर्शाया गया है। इन बर्तनों की आकृतियों में खास क्या है? पेडेस्टल बर्तन, थाली, पान पत्तर, विभिन्न प्रकार के कटोरे, कटोरियाँ और चारों ओर छिद्रित बेलनाकार बर्तन मिले हैं। और फिर कहता है कि जो पकी हुई मिट्टी की लघु मूर्तियाँ बड़ी संख्या में यहाँ से मिली हैं। और ये जो लघु मूर्तियाँ हैं ये विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हो गए, स्त्री पुरुष, इनकी बनाई हुई है। इनकी मूर्तियां हैं। तरह तरह की गाड़ियों और ठेलों के नमूने भी हमें मिले हैं। ये तांबा और कांसा और पत्थर के बने औजारों का उपयोग करते थे। किस का? तांबा, कांसा और पत्थर के बने औजारों का उपयोग करते थे। अनेक मूल औजार जो है वो तांबा और कांसे के थे और इसके आकार, प्रकार तथा उत्पादन की तकनीक में आश्चर्यजनक एकरूपता भी दिखाई देती है। इनके आकार, प्रकार और उत्पादन की टेक्निक में आश्चर्यजनक एकरूपता। नगरीय चरण में धातुओं को ठंडा ही पीटने यानी कोल्ड हैमरिंग और खुले सांचे में ढालने की कला की जगह दो खंड वाले, अच्छा यहाँ पे क्या है कि उनको कोल्ड हैमरिंग और खुले सांचे में ढालने की जगह दो खंड वाले सांचों या मोमी सांचे, लोस्ट वैक्स कोस्टिंग के उपयोग ने ले ली। अब ये याद रखना है, यहाँ पे कोल्ड हैमरिंग और खुले सांचे में डालने वाली टेक्निक नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी दो खंड वाले सांचे या फिर मोमी सांचे, जिसको लोस्ट वैक्स पोस्टिंग कहा जाता है, ये उपयोग में ली जाने लगी। नगर पूर्व चरण में मेहरगढ़ जैसी बस्तियों से तांबे के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं और ये लोग जो है वो चूड़ियाँ, टेकुए और छेनी बनाने के लिए इसका उपयोग करते थे, लेकिन यह एक दुर्लभ वस्तु थी। नगरीय चरण के दौरान अधिकांश बस्तियों से तांबे कांसे की वस्तुएं मिली है। इसमें नगर पूर्व चरण की वस्तुओं के अलावा मछली पकड़ने के कांटे, कुल्हाड़ी, खंजर, तलवार, दर्पण, बड़े बर्तन और बेसल्स और बसले यहाँ ये शामिल है, ये मिले हैं। क्या क्या है? कुल्हाड़ी है और मछली पकड़ने के कांटे हैं, खंजर, तलवार, दर्पण, बड़े बड़े बर्तन और बसले मिले हैं। ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी कलाकृतियों के लिए प्रस्तर व कांसे का इस्तेमाल बहुत अधिक नहीं करते थे और इस तरह की कलाकृतियाँ बहुत ही कम पाई गई हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण हमें निम्नलिखित हैं हमारे पास। कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में पाई गई नृत्य की मुद्रा, डांसिंग गर्ल नृत्य की मुद्रा में नगन स्त्री की कांस्य मूर्ति जो है वो संभवतः प्रसिद्ध कलाकृति है और भैंस और भेड़ की छोटी छोटी कांस्य प्रतिमाओं में पशुओं की मुद्राओं को सुंदर ढंग से पेश किया गया है। लोथल से तांबे का बेल, ये याद रखना है, लोथल से तांबे का है ये बेल की आकृति और कालीबंगा से तांबा का वृषभ है। अगर बेल पूछे तो लोथल से और वृषभ पूछे तांबे का तो कालीबंगा से है की आकृति पाई गई है। और खिलौने के रूप में कांसे की दो गाड़ियां भी बहुत आकर्षित एवं प्रसिद्ध है। हालांकि इनमें एक हड़प्पा सभ्यता और दूसरी 650 किलोमीटर दूर चनहुदड़ो में पाई गई है। एक तो हड़प्पा में पाई गई है और दूसरी चनहुदड़ो में पाई गई है। फिर भी इन दोनों की बनावट है वो बिल्कुल सेम है, मतलब एक जैसी है। मोहनजोदड़ो से पाई गई दाढ़ी वाले सिर की सेलखड़ी प्रस्तर प्रतिमा भी बड़ी प्रसिद्ध कलाकृति है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पुजारी की अर्ध प्रतिमा है। इसके शरीर को तिब्बतिया पैटर्न की सुंदर नक्काशी से ढका हुआ है।
फिर कह रहा है कि हड़प्पा की खुदाई में पाए गए 2 पुरुषों की अर्ध मूर्तियों के बारे में यह भी बताया गया है कि वे बाद के युग की होंगी। प्रतिमा के मांसल भागों को इस खूबसूरती और वास्तविकता से तराशा गया है कि देखकर आश्चर्य होता है। हस्तशिल्प में विशिष्टीकरण का केंद्र क्या था? हस्तशिल्प में अनेक हड़प्पाई नगरों में हस्तशिल्प में विशिष्टीकरण के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ उत्पादित जो भी वस्तुएं हैं दूर दराज के हड़प्पाई नगरों, यहाँ तक कि मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में भी कभी कभी पाई जाती है। उदाहरण के रूप में जो नागेश्वर और बालाकोट जैसी बस्तियों में आधी तराशी हुई सीपियों और सीपियों के बेकार टुकड़ों के ढेर के साक्ष्य हमें मिले हैं। ये सीपियों और शंखों से बनी हुई वस्तुओं के उत्पादन के केंद्र थे, बालाकोट और नागेश्वर। रोहड़ी की पहाड़ी जो सिंध में पड़ती है और टेढ़ी पत्तियों वाले लंबे उस्तरों के उत्पादन का ये प्रमुख केंद्र थी, रोहड़ी की पहाड़ी। और सिंध के सुक्कुर जैसे उद्योग क्षेत्रों में औजारों का निर्माण है वो बड़े पैमाने पर किया जाता था। चनहुदड़ों में पत्थर के बाट हो गए, मुहर हो गई, सिप्पी की चूड़ियाँ हैं, सेलखड़ी है, इंद्रगोप के मनके हैं आदि निर्माणों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। मोहनजोदड़ो जैसी बस्तियों में इंद्रगोप और लाजवर्त के मनके बनाने की कार्यशालाएं मिलती हैं। कार्यशालाएं कहाँ मिलती है? मोहनजोदड़ो में मिलती है। ये भाग है जी सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आता है पंजाब। जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहाँ पे सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। 1921 में ये बताई है कि दयाराम साहनी ने इस नगर की खोज की है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल ज़िले में, जिसको आज साहिवाल है लेकिन पहले इसको मोंटगोमरी बोलते थे, इस ज़िले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये याद रखना है, कभी कभी रावी नदी के दाएं तट दे देता है तो बाएं तट पर स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध ऐतिहासिक अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। किसने इसको अर्ध औद्योगिक नगर कहा है? तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, वाणिज्य, तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। किसमें संलग्न था? व्यापार वाणिज्य हो गया और टेक्निक वाली चीज़ें हो गई, उत्पादन करने वाली, और धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। जुड़वा राजधानी किन किन को कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। हड़प्पा से जो है वो कच्ची ईंट की सुरक्षा दीवार और अन्न कूटने के लिए ईंटों के वर्ताकार चबूतरे, अन्न कूटने के लिए कौन से? ईंटों के वर्ताकार चबूतरे होते थे। और अन्नागार लाल बलुआ पत्थर का और पुरुष धड़ मिला है। और स्लेटी पत्थर का धड़, ये नर्तकी का है। ये जो लाल बलुआ है ये तो पुरुष धड़ है और नर्तकी का धड़ है ये स्लेटी पत्थर का है। तांबे का दर्पण, पात्र समाधान, ईंटों से चिन्हित समाधान इत्यादि प्राप्त हुए हैं। एक बार और बता देती हूँ हड़प्पा से क्या क्या मिले हैं। एक तो मिला है कि कच्ची ईंटों की सुरक्षा दीवार, अन्न कूटने के लिए ईंटों के वर्ताकार चबूतरे, अन्नागार, लाल बलुआ पत्थर की पुरुष धड़ और स्लेटी पत्थर का धड़ जो नर्तकी का है, और तांबे का दर्पण मिला है, पात्र समाधान मिला है, ईंटों से चिन्हित समाधान इत्यादि मिले हैं। नगर की रक्षा जो है वो प्राचीर में पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। नगर की रक्षा प्राचीर में पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा था। क्या क्या है? उत्तर से दक्षिण पूछे तो 415 है और पूर्व से पश्चिम पूछे तो 195 मीटर चौड़ा है। इस टीले पर यह दुर्ग बना है और उसे जो है व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। ये याद रखना है, किसने क्या संज्ञा दी है? माउंट एबी ने दी है और माउंट एबी ना संज्ञा दी है और किसने दी है? व्हीलर ने दिया है। ठीक है जी, व्हीलर ने इसको माउंट एबी की संज्ञा दी है। दुर्ग के उत्तर में स्थित एक टीला है माउंट एफ, ये जो है वो श्रमिकों के आवास प्राप्त हुए। यहाँ पे कह रहा है जो माउंट एबी है ना, ये जो दुर्ग है इसके ऊपर एक माउंट एफ नाम दिया है उसको। वहाँ पे कौन रहते थे? श्रमिकों के आवास हमें प्राप्त हुए हैं। फिर आ गया रोपड़ जो है वो पंजाब
में सतलुज नदी के तट पर है। ये है सतलुज और ऊपर वाला रावी था, जिसे 1953 से 56 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने खोज निकाला। इसकी खोज याद करनी है भी किसने और किस टाइम में। 1953 से 56 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोज निकाला था रोपड़ को। रोपड़ के घर जो है वो साधारण कच्ची ईंटों के बने थे, साधारण कच्ची ईंटों के। और यहाँ से प्राप्त एक कब्र में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया है। ये साक्ष्य याद रखना है, एक कब्र में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाया गया है रोपड़ में। फिर बाड़ा आ गया। बाड़ा जो है वो रोपड़ के पास ही स्थित है और बाड़ा की खुदाइयों से हमें मृद भांड हड़प्पा संस्कृति, यहाँ के जो मृद भांड है वो हड़प्पा संस्कृति के हैं, किंतु उनमें से कुछ भांडों पर चित्रित अभिप्राय बलूचिस्तान, कोट दीजी, कालीबंगा के पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति अभिप्रायों से भी कुछ समानता रखते हैं। इससे पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति थी ना, उससे समानता मिलती है यहाँ पे जो बाड़ा में जो मृद भांड पाए हैं। फिर संघोल आ गया। पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है संघोल, लुधियाना जिले में। और इसकी खुदाई से हमें पंजाब पुरातत्व विभाग SS तलवार और रविंद्र सिंह बिष्ट RS बिष्ट ने की थी संघोल की खोज। कौन कौन कर रहा है, एक तो तलवार है और एक RS बिष्ट है। और संघोल से हमें रोपड़ हड़प्पा की कब्रिस्तान H संस्कृति के तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। संघोल से क्या मिलता है, एक तो रोपड़ हड़प्पा की कब्रिस्तान H संस्कृति के तत्वों का समन्वय देखने को हमें मिलता है। फिर सिंध में कौन कौन सी साइट हैं। सिंध में है सबसे पहले मोहनजोदड़ो। इसका जो है वो सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। और यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं तट पे है। ये दाएं तट पे है और सिंधु नदी पे है। और सर्वप्रथम जो है वो इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की 1922 ईस्वी में की थी। और मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, ये याद रखना है। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। और वृद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक स्थल है। वृद्ध स्नानागार हो गया मोहनजोदड़ो का ये जो स्नानागार मिला है ना, ये उनका सार्वजनिक यानी कि सार्वजनिक बहुत बड़े एरिया पर जो है वो स्थल है और सभी के लिए। इसके केंद्र में स्थित खुले प्रांगण के बीच में एक जल कुंड या जलाशय भी बनाया गया है, जो धार्मिक समारोह के लिए यूज़ करते होंगे। खुले प्रांगण में जल कुंड बनाया गया या जलाशय भी मिला है। जलाशय का फर्श जो है वो पक्की ईंटों से बना हुआ है। फर्श तथा दीवारें की जो जुड़ाई है वो जिप्सम से की गई है। बाहरी दीवारों पर बिटुमन का प्लास्टर भी लगाया गया है। जो बाहरी दीवारें थी उस पर बिटुमेन का प्लास्टर लगाया गया है। स्नानागार के पश्चिम में एक विशाल अन्नागार भी मिला है। स्नानागार है, इसके पश्चिम में एक विशाल अन्नागार है जिसमें क्या है 27 प्रकोष्ठ हैं। कितने हैं, 27। तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनता है, कांसा बनता है। और कांसे का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी यानी कि कांस्य मूर्ति भी मिली है जो तांबे और टीन से मिलके बनी है। कांस्य मूर्ति जो द्रवी मोम विधि यानी कि लोस्ट वैक्स मेथड से बनी है। अपन ने ऊपर भी पढ़ा था भी जो हड़प्पा काल के लोग हैं वो लोस्ट वैक्स मेथड यूज़ करने लग गए थे। फिर मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 2500 BC सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या स्तूपों का शहर कहा जाता है। ये याद रखना है, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान और स्तूपों का शहर कहा गया है। और इसके अलावा यहाँ से प्राप्त विशाल स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण पार्श्वों में सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं उतरने के लिए। और विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। ये पढ़ लिया अपने ऊपर। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। सबसे बड़ी मतलब कि ग्रेट बिल्डिंग अन्नागार है जो किले के अंदर अवस्थित है। मोहनजोदड़ो में ग्रिड प्रणाली पर समानांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। और यहाँ से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति 14 सेंटीमीटर ऊंची है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर की योगी की मूर्ति जो है, मूर्ति की चादर की डिजाइन जो है वो तिब्बतिया पैटर्न की है। और यहाँ स्थित एक भवन की कल्पना महाविद्यालय के रूप में की गई है। यहाँ पे एक भवन मिला है जिसकी कल्पना जो है वो महाविद्यालय के रूप में की गई है। और यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर आद्य शिव की मूर्ति का अंकन भी है। मुद्रा पे है जी आद्य शिव का अंकन, आद्य शिव की मूर्ति का। और यहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है।
अब पढ़ेंगे कोट दीजी। यह है सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से 1935 में घुरिये महोदय ने मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए हैं। 1955 में फजल अहमद खां को उत्खनन के दौरान हड़प्पा सभ्यता के नीचे एक और सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसे कोट दीजी संस्कृति का नाम दिया गया है। कोट दीजी की प्राक सिंधु बस्ती अग्निकांड से नष्ट हो गई थी। तत्पश्चात सिंधु सभ्यता के लोग इस स्थल पर आकर बस गए थे। कोट दीजी के भवनों में नालियों का समुचित प्रबंध नहीं था। ये याद रखना है जी, नालियों का समुचित प्रबंध कहाँ नहीं था? कोट दीजी में नहीं था। एक बार और पढ़ देती हूँ। ये सिंध प्रांत में पड़ता है। 1935 में घुरिये महोदय ने यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए थे, मिट्टी के बर्तन। और 1955 में फजल अहमद खां को उत्खनन के दौरान हड़प्पा सभ्यता के नीचे एक और सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसे कोट दीजी संस्कृति का नाम दिया है। किसने? फजल अहमद खां को उत्खनन के दौरान हड़प्पा सभ्यता के नीचे एक और सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। इसको कोट दीजी संस्कृति का नाम दिया गया है। कोट दीजी की प्राक सिंधु बस्ती अग्निकांड से नष्ट हो गई थी। तत्पश्चात सिंधु सभ्यता के लोग इस स्थल पर आके बस गए। कोट दीजी के भवनों में नालियों का समुचित प्रबंध नहीं था। ये याद रखना है। अली मुराद आ गया। अली मुराद सिंध प्रांत में ही पड़ता है, जो दाद से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में यह पाषाण खंडों से निर्मित प्राचीर से रक्षित छोटा सा वर्गाकार क्षेत्र है, जो 76 मीटर लंबा और इतना ही चौड़ा है। 76 मीटर ही लंबा है और इतना ही चौड़ा है। पाषाण खंडों से निर्मित प्राचीर से रक्षित छोटा सा वर्गाकार क्षेत्र है। इस दीवार के अंदर और बाहर इमारतों के अवशेष हैं। यहाँ से एक कुआं भी मिला है। कहाँ से मिला है कुआं? अली मुराद से। और कुआं भी मिला है। मृणमूर्ति, चार्ट फलक, सेलखड़ी, कार्नेलियन मन के मिले हैं। मृणमूर्ति, चार्ट फलक, सेलखड़ी और कार्नेलियन मन के यहाँ से मिले हैं। यह एक ग्रामीण स्थल था। कैसा स्थल था? ग्रामीण था। अब आप पढ़ेंगे चनहूदड़ों के बारे में। यह सेंधव नगर जो है वो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में स्थित है। और इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की? ये याद रखना है। चनहूदड़ों की खोज की 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की। और 1935 में अर्नेस्ट मे के द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया था। यहाँ से किलेबंदी के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। कहाँ से नहीं मिले हैं? किलेबंदी के चनहूदड़ों से नहीं मिले हैं किलेबंदी के साक्ष्य। चनहूदड़ों से मनका बनाने का कारखाना यानी बीड फैक्ट्री का साक्ष्य हमें मिला है। और चनहूदड़ों से लिपस्टिक का साक्ष्य भी हमें मिला है। यहाँ से जुक्कर संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। याद रखना है, जुक्कर संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चनहूदड़ों से। यहाँ से वक्राकार ईंटें भी प्राप्त हुई है हमें। वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है? चनहूदड़ों से मिली है। ठीक है। फिर आ गया बलूचिस्तान में कौन कौन सी साइट हैं? सबसे पहली साइट है सुतकांगेडोर। यह पाकिस्तान के मकराना समुद्र तट के उत्तर में दास्क नदी, ये याद रखनी है कौन सी नदी है? दास्क नदी के पूर्व किनारे पर स्थित है। ओरेल स्टाइन ने 1927 में इसे खोजा था। किसने खोजा था? ओरेल स्टाइन ने 1927 में इसको खोजा था। और 1962 में जॉर्ज डेल्स ने इस स्थल का सर्वेक्षण भी करवाया। देखिए, ओरेल स्टाइन है ये खोज रहा है और सर्वेक्षण इसके बाद में कौन करवा रहा है? 62 में जॉर्ज डेल्स करवा रहा है। और उन्हें यहाँ पर बंदरगाह दुर्ग निचले नगर की रूपरेखा मिली है। यहाँ बंदरगाह भी मिला है। और डेल्स महोदय के अनुसार सुतकांगेडोर समुद्र के बहुत समीप था और इस स्थल ने एक बंदरगाह के रूप में सिंधु सभ्यता और बेबीलोन के मध्य में होने वाले, ये याद रखना है, इस बंदरगाह के रूप में सिंधु सभ्यता और बेबीलोन के मध्य में होने वाले व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? सुतकांगेडोर बंदरगाह ने। और यहाँ से नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। फिर आ गया सुतकाकोह। यह सुतकांगेडोर के पूर्व शादीकोर नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी है? शादीकोर नदी है। सुतकाकोह जगह है और इसे डेल्स ने 1962 में खोजा है। और डेल्स में 1962 में उसका सर्वेक्षण कर रहा है और 1962 में इसको खोजा है। जो सुतकाकोह बंदरगाह न होकर समुद्र तट और समुद्र से दूरवर्ती भूभाग के मध्य व्यापार का केंद्र रहा था। ये सुतकाकोह है ना, ये बंदरगाह नहीं था।
और समुद्र तट और समुद्र के जो दूरवर्ती भूभाग के क्षेत्र है वहाँ पे व्यापार के केंद्र के रूप में ये कार्य करता था। फिर डाबरकोट आ गया। डाबरकोट जो है वो उत्तरी बलूचिस्तान के सिंधु नदी के लगभग 200 किलोमीटर दूर लोरलाई के दक्षिण में झोब घाटी में स्थित है, जो सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। फिर अफ़गानिस्तान आ गया। अफ़गानिस्तान में दो ही साइटें हमें मिलती है, एक मुंडीगाक है, एक सोर्तुगई है। मुंडीगाक है यह हड़प्पा कालीन पुरास्थल अफ़गानिस्तान के कंधार प्रांत में कुश्क ए नाखूद नदी घाटी में अवस्थित है। कुश्क ए नाखूद नदी घाटी में ये अवस्थित है। सोर्तुगई यह हड़प्पा स्थल जो उत्तरी अफ़गानिस्तान के ओक्सस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी है? ओक्सस नदी के किनारे सोर्तुगई है और यहाँ से 2000 ईस्वी पूर्व के हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर आ गया जम्मू कश्मीर में कौन सी साइट है? जम्मू कश्मीर में है जी मांडा। मांडा यह अखनूर के निकट चेनाब नदी पर स्थित है और इसकी खोज 1976 में जेपी जोशी द्वारा की गई है। 1976 में किसने? जेपी जोशी ने की है जम्मू कश्मीर के मांडा की खोज। और यहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष हमें मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल ये माना जाता है। यहाँ से कांस्य का पेंचदार पिन हमें मिला है। कांस्य का पेंचदार पिन कहाँ से मिला है? मांडा से मिला है। अब आगे हरियाणा में कौन कौन सी साइट्स हैं? तो हरियाणा में है सबसे पहले है राखी गढ़ी। इसकी खोज जो है वो सूरजभान और आचार्य भगवान देव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। इसकी खोज सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी और यह जो है वो सिंधु सभ्यता का विशालतम स्थल है। विशालतम स्थल है, हरियाणा के हिसार जिले में यह स्थित है। फिर कहता है कि मई 2012 में हेरिटेज फंड ने, ये याद रखना, हेरिटेज फंड मई 2012 में ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिसके नष्ट हो जाने की संभावना है। फिर कुणाल आ गया। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसकी खुदाई जो है वो 1986 में जे.एम. खत्री और एम आचार्य द्वारा कराई गई थी। जे.एम. खत्री और एम आचार्य द्वारा कराई गई, जिससे जो है वो सोने और चांदी के हमें आभूषण मिले हैं, सोने के भी चांदी के भी। यहाँ से आर.एस. बिष्ट महोदय ने चांदी के 2 मुकुट प्राप्त किए हैं। किसने प्राप्त किया? आर.एस. बिष्ट ने किया है, चांदी के 2 मुकुट प्राप्त किए कुणाल से। फिर बनावली आ गया। जो बनावली है ये फतेहाबाद जिले में स्थित एक पुरास्थल की खोज 1973 में इसकी खोज होती है और आर.एस. बिष्ट करते हैं। 1973 में आर.एस. बिष्ट। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पुरो और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के हमें अवशेष मिले हैं। अच्छा, कालीबंगा की तरह ही हड़प्पा पुरो और हड़प्पा कालीन दोनों हमें अवशेष मिले हैं और यहाँ जो है वो जल निकास प्रणाली का अभाव है, ये याद रखना है। बन्नावाली में जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। यहाँ से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिलता है और यहाँ अधिक मात्रा में जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। एक अपन ने ऊपर पढ़ा था भी, जल निकासी एक अच्छा प्रबंध वहाँ कोटदीजी में भी नहीं था। ठीक है, अब आ गया आगे मिथाथल। मिथाथल में क्या है कि मिथाथल हरियाणा के भिवानी ज़िले में है और 1968 में सूरजभान ने इसका उत्खनन करवाया था और यहाँ से नगर निर्माण में गढ़ी और निचले नगर की परियोजना हमें दिखाई देती है। सूरजभान ने 1968 में भिवानी जिले में मिथाथल। सूरजभान के अनुसार यहाँ पर 400 मीटर चौड़ी प्राकृतिक खाई है। सूरजभान के अनुसार यहाँ पे क्या है? 400 मीटर चौड़ी प्राकृतिक खाई है। वह यमुना के बीच में प्रवाह मार्ग का द्योतक है जो और आगे चलकर राजस्थान के दृश्यवती यानी कि घग्गर मार्ग से मिल जाती है। यमुना के प्राचीन प्रवाह मार्ग की द्योतक थी जो आगे चलकर राजस्थान में जो दृश्यवती या घग्गर मार्ग है वहाँ से मिल जाती है। मिथाथल ये हो गए हरियाणा की साइट। अब राजस्थान में सबसे पहली साइट है कालीबंगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पे, देखो जी, एक तो रावी नदी के बाएं तट था, एक इसका बायां तट है, घग्गर नदी के बाएं तट पर है कालीबंगा, यहाँ स्थित है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी और 1961 में ये खोज याद रखना है अमलानंद घोष ने और 61 में बीबी लाल और बी के थापर
के निर्देशन में व्यापक खुदाई भी यहाँ पे हुई है। यहाँ के आरंभिक हड़प्पा कालीन यहाँ से हमें आरंभिक हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और इसमें जो है वो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण हराइयाँ यानी फुरो बनाई गई है, हराइयाँ बनाई गई हैं। कालीबंगा के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। कच्ची ईंटों का ये हमने पीछे पढ़ भी लिया है, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ और यहाँ से अलंकृत ईंटों ये भी पढ़ लिया, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा के शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु तो 3 विधि होती थी, एक तो पूर्व, एक आंशिक और एक दाह संस्कार। ठीक है, एक पूर्व थी, एक आंशिक है और एक दाह संस्कार है। कालीबंगा से हमें अग्निकुंड और अग्नि वेदियों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से बेलनाकार तंदूर मिले हैं, ये याद रखना है, बेलनाकार तंदूर कालीबंगा से। लकड़ी के तनों को खोखला बनाकर नालियों के रूप में प्रयोग किया जाता था। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हमें कालीबंगा से मिले। अब गुजरात का धोलावीरा पढ़ेंगे। तो धोलावीरा में क्या है कि यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज जो है वो जेपी जोशी ने की है। और लेकिन इसका व्यापक उत्खनन अगर पूछे तो ये आएगा आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में 1990 में किया गया। और वैसे सर्वप्रथम खोज पूछे तो जेपी जोशी आएगा। धोलावीरा भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन 2 सबसे बड़े नगरों में से एक है। एक इस श्रेणी में दूसरा सबसे बड़ा नगर हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी है, दूसरा राखीगढ़ी माना गया है। और इस हड़प्पा कालीन नगर के अवशेष मंदसर मानहर नदियों के बीच में खादर में मिले हैं। इस हड़प्पा कालीन नगर के अवशेष कहाँ? मंदसर और मनहर नदियों के बीच खादर में मिले हैं, जो कच्छ के रण में स्थित है। यह स्थल 3 भागों में, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला। अभी तक अपने 2 भाग पढ़े हैं, दुर्ग और निचला नगर, लेकिन यहाँ पे एक मध्यम नगर भी धोलावीरा में दिखाई देता है। और यहाँ की जो जल निकासी यहाँ की बहुत फेमस है, बहुत ही अद्भुत है। और जो बन्नावाली की थी वहाँ पे जल निकासी अच्छी नहीं थी, और बन्नावाली के साथ कोटदीप जी की भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, फिर आ गया धोलावीरा से हमें क्रीड़ा स्थल यानी कि स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। ये याद रखना, स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से मिले हैं। यहाँ से 10 बड़े अक्षरों में लिखे गए सूचना पट मिले हैं, ये भी याद रखना है। सूचना पट, इंफॉर्मेशन बुलेटिन कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। और यहाँ से घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष भी हमें मिले हैं। और यहाँ से पोलिस्टार श्वेत पाषाण खंड मिले हैं, जो शायद स्तंभ के रूप में यानी कि अशोक स्तंभ के पूर्ववर्ती भी माना जाता है। पोलिस्टार श्वेत पाषाण खंड यहाँ से मिला है, ये याद रखना। अब आ गया लोथल, यह भी गुजरात में पड़ता है और अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी याद रखना है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम S.R. राव ने की 1954 में करता है तथा 1962 में की। पहले 1954 फिर 62 और फिर लोथल को 2 भागों में न बांटकर एक ही प्राचीर से, अब ये पीछे भी पढ़ लिया आपने, इसको 2 भागों में न बांट के दोनों को एक ही प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया है। वस्तुतः इसे बाढ़ से बचाव के लिए ईंटों की विशाल दीवारों से घेरा गया है। फिर आ गया लोथल से जो है वो पक्की ईंटों के बने शतरंज के मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। ये आया भी है क्वेश्चन, पक्की ईंटों के बने शतरंज के मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल का नगर दुर्ग जो है वो विषम चतुर्भुजाकार है। ये नगर दुर्ग कैसा है? विषम चतुर्भुजाकार है। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर पंचतंत्र की कहानी, चालाक लोमड़ी का रूपांकन, ये भी क्वेश्चन आया है PYQ में। चालाक लोमड़ी और पंचतंत्र की कहानी लोथल से मिला है। लोथल से पक्की ईंटों का तालाब जैसा घेरा, जिसे जहाज़ों की गोदी यानी डॉकयार्ड या बंदरगाह की संज्ञा दी गई है। यह नगर हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह है, जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था, पश्चिम एशिया से व्यापार करता था। यहाँ से हमें अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण भी मिलते हैं, अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण। और यहाँ से फारस की खाड़ी जैसी मोहरें, दिशा मापक यंत्र, पैमाना और साहुल मिले हैं। पैमाना मिला है, दिशा मापक यंत्र मिले हैं, फारस की खाड़ी जैसे मोहरें मिली हैं। फिर सुरकोटदा आ गया। सुरकोटदा क्या है? यह गुजरात के कच्छ के रण में
भुज में अवस्थित है। और इसकी खोज जो है वो खोज कब हुई? 1972 में जेपी जोशी ने किस किस स्थल की खोज की है, ये आप मुझे लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं। जेपी जोशी 1972 में सुरकोटदा की खोज कर रहे हैं। और सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से 4 बर्तनों वाला एक समाधान भी पाया गया है। 4 बर्तनों वाला एक समाधान जिसमें मानव की कुछ अस्थियाँ मिली हैं। फिर यूपी में कौन कौन सी साइट्स हैं? सबसे पहले है आलमगीरपुर, यह है यूपी के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ये हिंडन नदी याद रखना है। और इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की है। यज्ञदत्त शर्मा 1958 में कर रहा है। और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, प्रवर्ती हड़प्पा कालीन साइट है। और इस सबसे पूर्वी जो स्थल है ये यही माना जाता है। यूपी के अम्बाखेड़ी, बड़गांव, हुलासपुर, सनोली, यहाँ से मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। सनोली ये भी याद रखना है, मानव समाधान के साक्ष्य प्रमुख प्रवर्ती हड़प्पा कालीन साइट है। ये सारी की सारी प्रवर्ती हड़प्पा कालीन साइट्स हैं। कौन कौन सी है? अम्बाखेड़ी, बड़गांव, हुलासपुर और सनोली। फिर नोट करने वाली बात है कि कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी प्राक हड़प्पन साइट हैं। कालीबंगा है, बनावली है, राखीगढ़ी है। जबकि रंगपुर और रोजदी जो है वो हड़प्पा उत्तरकालीन साइट हैं। जो कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी है वो प्राक हड़प्पा स्थल है। लेकिन रंगपुर और रोजड़ी है वो है हड़प्पा उत्तरकालीन स्थल यानी साइट। फिर सामाजिक जीवन इनका कैसा था ये पढ़ेंगे। सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज की कई प्रमुख इकाई जो है वो परिवार को माना जाता है। समाज की प्रमुख इकाई किसको? परिवार को माना गया है। और मातृ देवी की पूजा और मोहरों पर अंकित चित्रों से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। और समाज में वर्ण विभाजन का भी आधार मिलता है, जैसे विद्वान, पुरोहित वर्ग, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग। तो इस प्रकार हमें वर्ण विभाजन का आधार मिलता है। आवासों की संरचना जो है वो समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाता है। अभी आवास भी हमें सामाजिक संरचना में विषमता को दर्शाता है। फिर हड़प्पा कालीन समाज जो है वो समतामूलक समाज था। कैसा था? समतामूलक समाज। ये आ सकता है स्टेटमेंट में, समतामूलक समाज था। और हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। और यहाँ से प्रसाधन मंजूषा चनहुदड़ों से मिली है जो, और चनहुदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। इस सभ्यता के लोग जो है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। और यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। अंत्येष्टि संस्कार में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था। कौन सा? पूर्ण समाधिकरण सबसे अधिक प्रचलित था। जबकि आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार का भी प्रचलन था, लेकिन सबसे अधिक पूछ ले तो ये पूर्ण समाधिकरण था। फिर आ गया, हड़प्पा में एक कब्र में ताबूत भी मिला है। और लोथल के साथ साथ दफनाई गई महिला और पुरुष के कंकालों के जोड़े भी मिली हैं। लोथल में मिले हैं महिला और पुरुष के कंकालों के जोड़े मिले हैं। और फिर आ गया कि हड़प्पा दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में स्थित कब्रिस्तान को, हड़प्पा दुर्ग है वहाँ पे दक्षिण पश्चिम में स्थित एक कब्रिस्तान है, उसको अच कब्रिस्तान का नाम दिया गया है। क्या नाम? अच कब्रिस्तान। और हड़प्पा के परित्याग से पहले लगता है कि एक और जनसमूह यहाँ आया था, जिसकी जानकारी हमें वहाँ के मुर्दों को दफनाने की पद्धतियों से पता चलता है। वे मिट्टी के जिन बर्तनों का प्रयोग करते थे वे हड़प्पा निवासियों के बर्तनों से भिन्न थे। उनकी संस्कृति को सिमेट्री एच यानी कब्रिस्तान अच संस्कृति कहा जाता है। यहाँ के लोग जो है वो गणित, धातु निर्माण, मापतोल प्रणाली, दशमलव प्रणाली बोलते हैं जिसको, ग्रह, नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। किस किस की रखते थे? गणित की, धातु निर्माण, मापतोल प्रणाली, दशमलव प्रणाली, ग्रह, नक्षत्र और मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। इत्यादि की जानकारी। हड़प्पाई तौल का जो अनुपात है वो 1:2:4:6 पर आधारित था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज़्यादा थे। श्रमिकों की जो स्थिति का आकलन है वो व्हीलर महोदय ने दास प्रथा के रूप में किया है। श्रमिकों की स्थिति का अवलोकन व्हीलर ने कहा है, दास प्रथा यहाँ पे विद्यमान थी, इसको स्वीकार किया है। और कच्छ की खाड़ी के पंचम द्वीप में स्मिथपुरम नामक एक गाँव से 2 विस्तृत स्टेडियम मिले हैं। कच्छ की खाड़ी में पंचम द्वीप है
और यहाँ से हमें कुरन नामक गांव, स्मिथ कुरन नामक गांव है, 2 स्टेडियम मिले हैं विस्तृत, और यहाँ जहाँ खेल कूद और सामुदायिक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते होंगे। फिर है नौसारो और मेहरगढ़, ये याद रखना है, नौसारो और मेहरगढ़ से मिट्टी की कुछ नारी मूर्तियों में लाल रंग यानी कि सिंदूर भरा हुआ है, ये मिले हैं। और राजनीतिक जीवन कैसा था? हड़प्पाइयों और राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का। चूंकि हड़प्पावासी व्यापार वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वणिक अथवा व्यापारिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका हुई होगी। स्टुअर्ट पिगट जो है वो नामक विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मिश्रित राजधानियों के रूप में वर्णित करता है। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। हंटर कहता है ये बात, और जनतंत्रात्मक था मोहनजोदड़ो में। व्हीलर क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक था, उसमें धर्म की महत्ता थी। व्हीलर का ये कहना है। फिर कहता है केनोयर क्या कह रहा है कि जो सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था है वो अनेक प्रतिस्पर्धी विशिष्ट वर्गों द्वारा संचालित थी। और एस रत्नाकर के अनुसार हड़प्पा के राज्य को प्रारंभिक राज्य माना जाना चाहिए, क्योंकि उनकी अनेक प्रवृत्तियां और विशेषताएं प्रारंभिक राज्यों की परिस्थितियों से मिलती जुलती है। फिर कहता है कि आर्थिक जीवन इनका कैसा था? आर्थिक जीवन, नगरीकरण सिंधु सभ्यता के स्वरूप की प्रमुख विशेषता थी। नगरीकरण जो है वो विकसित और जटिल संगठन का परिचायक था। कृषि पशुपालन होता था। इसके अतिरिक्त शिल्प व्यापार हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। सिंधु घाटी की उर्वर भूमि जो है वो उन्नत कृषि के लिए उपयुक्त थी, जिसे नगरीय जीवन के लिए खाद्य और शिल्प के लिए कच्चा माल जो है वो सुलभ हो जाता होगा। जो जलमार्ग है नदियों और समुद्रों से और सड़कों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापारिक क्रियाकलाप होते रहे होंगे। और सिंधु सभ्यता का जो व्यापार है वह केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। कहाँ कहाँ तक फैला था? मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। मेलूहा यानी कि सिंध, दिलमुल, बहरीन और माक्कन यानी मकरान तट से व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाहें कौन कौन सी मानी जाती है? लोथल है, रंगपुर है, सुरकोटदा है, प्रभास पाटन है, सोमनाथ है, बालाकोट है, सुतकांगेडोर है, सुतकाको है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह अगर पूछ ले भी इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी बंदरगाहें नहीं थी, तो बंदरगाहें थी कौन कौन सी? लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन, सोमनाथ और बालाकोट, सुतकांगेडोर और सुतकाको। परिवहन के साधन कौन कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मोहरों में जहाज़ों और नावों को चित्रित किया गया है। लोथल में पक्की ईंटों से बनी जहाज का एक नमूना पाया गया है। लोथल में पक्की मिट्टी से बने जहाज का एक नमूना पाया गया है, ये पीछे भी पढ़ लिया है, जिसमें मस्तूल के लिए एक लकड़ी चिन्हित खोल या मस्तूल लगाने के लिए एक छेद भी है। बैलगाड़ी अंतर्देशीय परिवहन का साधन थी। और हड़प्पा-कालीन बस्तियों से मिट्टी के बने बैलगाड़ी के अनेक नमूने पाए गए हैं। हड़प्पा और चनहूदड़ों से कांसे की गाड़ी के नमूने पाए गए हैं। हड़प्पा से और चनहूदड़ों से कांसे की गाड़ियाँ और छोटी गाड़ियों के नमूने भी पाए गए हैं, जो बहुत कुछ पंजाब के आधुनिक इक्कों से मिलते जुलते हैं। जो आधुनिक इक्का गाड़ियों उनसे बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। फिर विनिमय की पद्धति क्या थी? नाप और तोल की व्यवस्थाओं में समरूपता थी। तोल जो है वो निम्न मूल्यांकन में द्विचर प्रणाली के अनुसार था, 1, 2, 4, 8 और से 64 तक, फिर 150 तक, और फिर 64 के गुणा होने वाले दशमलव जैसे 320, 400, 640, 1600 और 3200 आदि तक ये चकमक पत्थर, चूना पत्थर और सेलखड़ी आदि से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ये चकमकी पत्थर हो गए, चूना पत्थर हो गए, सेलखड़ी हो गई, इनसे बनाए जाते थे। और ये साधारणतः घन के आकार के होते थे, घनाकार। लंबाई जो है वो 37.6 सेंटीमीटर की 1 फुट की इकाई पर आधारित थी। एक हाथ की इकाई जो है वो लगभग 51.8 से लेकर 53.6 सेंटीमीटर तक होती थी। मोहनजोदड़ो से सीप का तथा लोथल से हाथी दांत के निर्मित एक पैमाना मिला, ये याद रखना है। सीप का पैमाना मिला है मोहनजोदड़ो से, हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल से। फिर कृषि आ गया। कृषि के क्षेत्र में क्या विकास हुआ? इस सभ्यता के लोग जो है वो गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल,
सरसों, कपास आदि की कृषि करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय हड़प्पा वासियों को दिया जाता है। यूनानियों ने इसे सिंडन या शिंडोन नाम दिया है। ये लोग तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे। किस किस से? तरबूज, खरबूज हो गए, नारियल हो गया, अनार, नींबू और केला जैसे फल हो गए। फिर है हड़प्पाइयों की प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। गेहूं की दो प्रमुख किस्में थी। एक तो थी टिट्रिकम कंपेक्टम, एक थी टिट्रिकम सफेरोकम। ठीक है, कंपेक्टम और सफेरोकम। तथा जौ की दो प्रमुख किस्में थी, होर्डियम वेलगेर और होक्सस्टिकस। ठीक है, ये थी इनकी। एक बार और बताती हूँ। गेहूं की जो दो किस्में थी, टिट्रिकम कॉम्पैक्टस थी और टिट्रिकम सफेरोकम थी। और जो जौ की थी वो थी होर्डियम बल्गेर और हेक्सास्टिकम। ठीक है, कृषि कार्य हेतु प्रस्तर यानी पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता के लोग लकड़ी के बने हुए हल का प्रयोग करते थे। संभवतः हल का जो है वो फाल नहीं मिला है, जबकि जो है हेंगे और कुदाल के साक्ष्य में मिले हैं। संभवतः हड़प्पाई लोगों ने गेहूं, जौ, कपास का ज्ञान जो है वो मेरगढ़ यानी कि नवपाषाणी युगीन से प्राप्त किया है। कृषि उन्नति के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ है। कृषि कार्यों, व्यापार और परिवहन के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं और कुबड़ वाले बैल और भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सूअर, कुत्ते आदि के होने का अनुमान है। और ऊंट पालने का साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला है। ये राजस्थान में कालीबंगा की साइड, तो ऊंट पालने के साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। गुजरात के निवासी में जो है वो हाथी पालते थे। जो ऊंट तथा घोड़े हैं, इनका अंकन जो है वो मोहरों पर नहीं मिलता। ऊंट और घोड़े का अंकन जो है वो हमें मोहरों पर नहीं मिलता। मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी के साथ अब क्या संबंध थे हड़प्पा वासियों के? जो उर है वो शहर के व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ दस्तावेज पाए गए हैं और ये इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उर के व्यापारी मेलुहा सिंधु नदी क्षेत्र से तांबा, गोमेद, हाथीदांत, सिप्पी, वैदूर्य मणि, मोती, आबनूस आयात करते थे। ये याद रखना है। एक बार और पढ़ देती हूँ। उर शहर के व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ दस्तावेज पाए गए हैं। ये इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उर के व्यापारी जो है वो मेलुहा किसको कहा है? सिंधु नदी क्षेत्र को कहा है। और यहाँ से तांबा, गोमेद, हाथी दांत का पैमाना अभी आपने पढ़ा है, लोथल से मिला है। सिप्पी, वैदूर्य मणि, मोती और आबनूस आयात करते थे। और हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में मेसोपोटामिया की बहुत कम वस्तुएं पाई गई है। यह इस तथ्य से स्पष्ट किया जा सकता है कि परंपरागत रूप से मेसोपोटामिया के लोग कपड़े, ऊन व खुशबूदार तेल और चमड़े के उत्पाद बाहर भेजते थे। ये सभी वस्तुएं जो है वो जल्दी नष्ट हो जाती हैं। हाँ, कपड़े हो गई, ऊन, खुशबूदार तेल और चमड़े के उत्पाद नष्ट हो जाती हैं। इस कारण इनके अवशेष नहीं मिले हैं। मेसोपोटामिया से शायद चांदी भी निर्यात किया जाता था मेसोपोटामिया से। फिर विनिमय के पुरातात्विक प्रमाण क्या क्या हैं? मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से हमें विशिष्ट हड़प्पा कालीन मोहरें मिली है। मेसोपोटामिया की शाही कब्रों में हड़प्पा के शंख और इंद्रगोप के मनके मिले हैं। हाल ही में फारस की खाड़ी में फेल्का और बहरीन जैसे प्राचीन स्थानों से हड़प्पा कालीन मोहरें मिली हैं। कहाँ से? फेल्का और बहरीन जैसे प्राचीन स्थानों से। सिंधु के चौसर के नमूने 1/2, 3/6, 4/5 मेसोपोटामिया के उर, निप्पुर और तेल उस्मार शहरों में पाए गए हैं। फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया में हड़प्पा कालीन तौल भी पाए गए हैं। फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया में हड़प्पा कालीन तौल यानी बाट मिले हैं वहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में मेसोपोटामिया की बहुत ही कम वस्तुएं पाई गई है। कहाँ पे? हड़प्पा की बस्तियों में मेसोपोटामिया की बहुत कम। मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बेलनाकार मोहरों के नमूने पाए गए हैं। कुछ धातु की वस्तुएं जो है वो शायद मेसोपोटामिया से लाई गई थी। लोथल से एक बेलनाकार छोटी मोहरें पाई है, बेलनाकार छोटी मोहरें, और इससे पता लगता है कि ये मोहरें फारस की खाड़ी के बंदरगाहों से लाई गई थी। लोथल में बन के आकार के तांबे के ढाले हुए धातु के पिंड भी मिले हैं। ये फारस
फारस की खाड़ी के द्वीपों और सूसा में पाई गई मोहरों से मिलती जुलती है। ये जो बन मिले हैं ये इसकी समानता किससे की गई है? ये है कि फारस की खाड़ी में द्वीपों और सूसा में पाई गई मोहरों से मिलते जुलते हैं। ठीक है जी। फिर कहता है विनिमय के लिखित प्रमाण क्या क्या है? मेसोपोटामिया में स्थित है एक अक्काद में प्रसिद्ध सम्राट सारगोन 2350 ईस्वी पूर्व में यह दावा था कि दिलमुन, मगन और मेलूहा सिंधु नदी को कहा गया है। ये भी ऊपर पड़ा है हड़प्पा क्षेत्र को। और यहाँ के जहाज जो है वो उनकी राजधानी में लंगर डालते थे। दिलमुन की पहचान बहरीन से की गई है। बहरीन को क्या बोला है? दिलमुन। और मगन की पहचान जो है वो मकरान तट से की है। और मेलूहा सिंधु सभ्यता के नगरों से इनकी पहचान की गई है। ये याद रखना, सही मिलान में आ सकता है। दिलमुल की पहचान बहरीन से और मगन की मकरान से, मेलूहा की पहचान है वो सिंधु सभ्यता के नगरों से। उर शहर के व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ अन्य दस्तावेज भी पाए गए हैं। मेसोपोटामिया और आरंभिक साहित्य में मेलूहा के व्यापारिक समुदाय का जिक्र है जो मेसोपोटामिया में रहता था। मेसोपोटामिया के एक अन्य लिखित दस्तावेज में मेलूहा की भाषा के सरकारी दुभाषीय यानी कि इंटरप्रेटर का जिक्र हमें मिला है। मेसोपोटामिया के एक अन्य लिखित दस्तावेज में मेलूहा की भाषा के सरकारी दुभाषीय यानी इंटरप्रेटर का जिक्र हमें मिला है। अब आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी थी और कौन से स्थल थे? ईरान से आयात की जाती थी टीन, मध्य एशिया ईरान और अफ़गानिस्तान से, और तांबा खेतड़ी राजस्थान से आयात होता था और बलूचिस्तान से। चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से, चांदी और टीन दोनों ईरान अफ़गानिस्तान से। सोना अफ़गानिस्तान, दक्षिण भारत कर्नाटक से। लाजवर्द मणि है वो बदख्शां अफ़गानिस्तान और मेसोपोटामिया ईरान से। और फिरोजा है वो ईरान से। सीसा ईरान, राजस्थान, अफ़गानिस्तान, दक्षिण भारत से सीसा। और शिलाजीत है वो हिमालय क्षेत्र से। और नील रतन है वो बदख्शां अफ़गानिस्तान से। और बदख्शां अफ़गानिस्तान से हमें लाजवर्द भी है और नील रतन भी है आयात होता था। फिर आ गया कि शंख और कोड़ियाँ, यह है सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से। और सेलखड़ी है ये बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। धार्मिक जीवन के साथ हड़प्पाकालीन लोगों के धार्मिक जीवन के संबंध में हमारी जानकारी बहुत ही सीमित और सुस्पष्ट है, जो समकालीन मोहरों और मोहरों के ठप्पों और मिट्टी और धातु की बनी मूर्तियों, समाधान और उनके संबंध स्थानों पर आधारित है। ये किस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं? जो मोहरें हैं, मोहरों के ठप्पे हैं, मिट्टी और धातु की बनी मूर्तियाँ हैं, समाधान हैं, उनके आधार पर। फिर कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में इनके उत्खनन के परिणाम स्वरूप कई अग्निकुंड और अग्निवेदियाँ मिली हैं। अग्निकुंड अग्निवेदियाँ कहाँ मिली हैं? कालीबंगा और लोथल से। इससे अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में अग्नि पूजा और यज्ञ का प्रचलन रहा होगा। सेंधो निवासी जो है वो ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष, पशु तीनों रूप में करते थे। मानव के रूप में, वृक्ष के रूप में, पशु के रूप में। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वासी, ये याद रखना है। इस सभ्यता के जो लोग हैं वो तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे तो करते थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट आई है PYQ में। ताबीज़ों के आधार पर जादू टोनों में विश्वास करने तथा कुछ जगहों की मोहरों जैसे चनहुदड़ों में बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। लोग मातृ देवी, रुद्र देवता और लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। और जो रुद्र देवता है पशुपतिनाथ के रूप में इनकी पूजा करते थे। और हड़प्पावासी वृक्ष, पशु सहित पक्षी, नाग इत्यादि की ये पूजा करते थे। और विशाल स्नानागार का प्रयोग हमें संभवतः धार्मिक अनुष्ठान और सूर्य पूजा में होता हुआ, इसका भी हमें साक्ष्य मिला है। भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इतना बड़ा स्नानागार बनाया गया होगा। कालीबंगा से प्राप्त जो अग्निकुंड है इनके साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी। और स्वास्तिक और चक्कर सूर्य पूजा के प्रतीक होते हैं। स्वास्तिक और चक्कर किसके प्रतीक? सूर्य पूजा के प्रतीक होते हैं। फिर जो सिंधुवासी है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये भी स्टेटमेंट आई है। क्या ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो सिंधुवासी क्या है? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार में 3 तरह के प्रचलन थे: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान।
इनके धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर अलौकिक कम और व्यवहारिक अधिक था। दृष्टिकोण में क्या था? अलौकिक कम था, व्यवहारिक दृष्टिकोण ज़्यादा था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से ही होता है। मूर्ति पूजा का आरंभ और हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति में, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। ठीक है, फिर आ गया आदिशिव। आदिशिव मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है। देखो जी, एक मोहर पे है ये आदिशिव की मूर्ति। उस पर 3 मुख वाला पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है और उनके सिर पर 3 सींग हैं और उसके बाईं ओर एक गेंडा है, भैंसा है, और दाईं ओर एक हाथी है, व्याघ्र है, हिरण है। हाथी है, व्याघ्र, हिरण। इस चित्र में ऐसा प्रतीत होता है कि आज के भगवान शिव की पूजा उस समय में पशुपति के रूप में होती होगी। फिर आ गया कि वृक्ष पूजा के प्रमाण। वृक्ष पूजा के प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर बने पीपल की डालों के मध्य देवता में मिलता है। क्या कह रहा है? वृक्ष पूजा के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर, मोहर पर बने पीपल की डालों के मध्य देवता से मिलता है। चनहुदड़ो से एक मोहर मिली है जिसमें लिंग बाहर किए हुए सांड एक झुकी हुई मानव आकृति के साथ संभोग कर रहा है और यह जो है वो निश्चित रूप से अभिजन पंथ के प्रति विश्वास का सूचक है। हड़प्पा की मोहरों पर एक अन्य महत्वपूर्ण जानवर एक श्रृंगी यूनिकॉर्न, ये याद रखना है, यूनिकॉर्न चित्रित मिलता है और यह एक घोड़े जैसा जानवर है जिसके सिर पर एक बीच में सींग निकला हुआ है और इस जानवर के सामने एक विचित्र वस्तु दिखाई देती है जो अन्य किसी जानवर से मिलती जुलती नहीं है। इस चित्र में एक पिंजरे जैसी वस्तु एक दंड से लटक रही है। इस चित्र में एक पिंजरे जैसी वस्तु एक दंड से लटक रही है। दंड के बीच में एक कटोरे जैसी वस्तु है। हमें इस वस्तु का प्रयोजन ज्ञात नहीं है। इसकी पहचान पवित्र पौधे या धूप दान के रूप में की गई है। एक श्रृंगी एक मिथकीय पशु है। संभवतः इसकी उपासना की जाती रही होगी। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों के धर्म में अनेक ऐसी बातें हैं जिनसे मिलती जुलती बातें हमें अन्य देशों में भी मिल सकती है, किंतु आधुनिक युग के प्रचलित हिंदू धर्म से भेद करना कठिन होता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न मत दिए गए हैं और इस सभ्यता के पतन के लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता क्योंकि इस सभ्यता के पतन में कर्मिक और प्राकृतिक तथा मानवीय हस्तक्षेप आदि कारण रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता से धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो गई थी। ग्रामीण सभ्यता में पतन के प्रमुख कारण क्या माने जाते हैं? प्रशासनिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, विदेशी व्यापार में गतिरोध और भूतात्विक परिवर्तन, बाह्य एवं आर्य के आक्रमण, महामारी व प्राकृतिक आपदा, मलेरिया आदि। पतन से संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत क्या क्या हैं? विद्वान गार्डन चाइल्ड और आर.पी. चंदा एवं व्हीलर क्या कहते हैं कि ये बाह्य और आर्यों के आक्रमण से इनका पतन हो जाता है। और बाढ़ से कौन कह रहा है? जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके, असर राव, ये कहते हैं भी बाढ़ से इनका पतन हो गया। और ओरेलस्टाइन है और अमलानंद घोष है, ये कह रहे भी जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और एम आर सानी कहता है भूतात्विक परिवर्तन और जलप्लावन। और जॉन मार्शल कहता है प्रशासनिक स्थिरता। KUR कनेडी कहता है प्राकृतिक आपदा, मलेरिया जैसी। और HT लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स कहते हैं सिंध और अन्य नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है इसलिए। और MR मुगल कहता है कि क्रमशः शुष्कीकरण के कारण हो जाता है। फिर है हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक के अक्षर मिले हैं। लिपि में जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरें और तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? सेलखड़ी की आयताकार मोहरों पर और तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। हड़प्पा लिपि का पुराना नमूना 1853 में मिला है और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी। 1853 में हड़प्पा लिपि का नमूना मिला है और 1923 में यह लिपि पूरी प्रकाश में आ गई, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी लिपि जो है वो पिक्टोग्राफ यानी कि चित्रात्मक है, जो
दाईं तरफ से बाईं ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को ब्रूस्टोफेदन पद्धति भी कहा गया है। और सबसे ज़्यादा चित्र जो है वो यू आकार तथा मछली के आकार यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और सिंधु सभ्यता की देन क्या क्या है ये पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें जो है वो ऐतिहासिक काल में निरंतर रही है। इसके काल के प्रमुख उदाहरण क्या क्या हैं? प्रमुख उदाहरण है दशमलव प्रणाली पर आधारित मापतोल प्रणाली और नगरीय नियोजन, सड़कों और नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृ देवी की पूजा, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, लिंग या योनि पूजा और योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र आदि। क्या क्या है दोबारा पढ़ देती हूँ। दशमलव प्रणाली पर आधारित एक तो मापतोल प्रणाली है, एक नगर नियोजन है, एक सड़कों और नालियों की व्यवस्था है, बहुदेववाद का प्रचलन है, मातृ देवी की पूजा है, प्रकृति पूजा है, शिव पूजा है, लिंग और योनि पूजा है, योग का प्रचलन है और जल का धार्मिक महत्व है, स्वास्तिक चक्र आदि प्रतीक के रूप में ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषण का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था पाई गई है, अग्नि पूजा, यज्ञ पूजा, नाग पूजा और वृक्ष पूजा आदि मुहरों का प्रयोग भी मिला है, इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी और आंतरिक और बाह्य व्यापार इत्यादि। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देन जो है वो प्रथम नगरीकरण यानी कि प्रथम नगरी जीवन का सूत्रपात है। अब आगे जी इसमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त अवशेष और वस्तुएं क्या क्या है ये हमने पीछे पढ़ा है, उसी को एक टेबल में दर्शाया गया है। जैसे हड़प्पा में मिला है हमें कब्रिस्तान, R37 लकड़ी की समाधान पेटिका, शंख का बना हुआ बेल, पित्तल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा और जिसे उर्वरता की देवी कहा गया, गेहूं और जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, कांस्य का दर्पण और तांबे का बना हुआ पैमाना इत्यादि। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? वृत्त स्नानागार, एक अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, हाथी का कपाल खंड और राज मुद्रांक। हाथी का अगर पैमाना पूछे तो वो आएगा लोथल और हाथी का कपाल खंड पूछे तो मोहनजोदड़ो। राज मुद्रांक, घोड़े के दांत, घोड़े की आकृति, देखो जी घोड़े के दांत और घोड़े की आकृति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और सूती कपड़े का साक्ष्य और पत्थर की मोहर पर जहाज का चित्रण, कुंभकारों के 6 बट्टों के अवशेष और सिप्पी का बना पैमाना, उत्कीर्ण का से कुल्हाड़ी, गीली मिट्टी पर दिए के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर और मिट्टी के बने तराजू और सबसे बड़ी ईंटों के साक्ष्य। और फिर हमें मिलते हैं जनहूदड़ों से क्या क्या मिला है? अलंकृत हाथी और वक्राकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहिए वाली गाड़ी, मनके बनाने का कारखाना इत्यादि। कालीबंगा से मिला है आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, प्राक हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत के साक्ष्य, कांच या मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टे, नगर दुर्ग और निचली बस्ती और सूती कपड़े की छाप, माणिक्य व मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहरें, मिट्टी के खिलौने, प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि। लोथल से मिले हैं बंदरगाह, धान, बाजरे के साक्ष्य, घोड़े की 3 मृण मूर्तियाँ, फारस की मोहर और 3 युगम समाधियाँ और धान की भूसी और हाथी दांत का स्केल और मनके बनाने का कारखाना, यज्ञ वेदियाँ और तांबे का कुत्ता। ये याद रखना, तांबे का कुत्ता मिला है यहाँ से लोथल से। और बनावली से मिला है मिट्टी का बना हुआ हल, जो आरायुक्त मृण पहिया और तांबे के बाणागर। और सुरकोटदा से मिला है घोड़े की अस्थियाँ एवं एक विशेष प्रकार की कबरगाह सुरकोटदा से। धोलावीरा से विशेष प्रकार की जल बंधन प्रणाली है, 3 भागों में विभक्त नगर है और एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान का साक्ष्य है। आगे है ये उत्खनन, ये है स्थल, नदियों के नाम, उत्खनन का वर्ष, उत्खननकर्ता और वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में आप बताओगे भी कौन सी साइट का किस वर्ष और किसने जो है वो खोज की है। तो हड़प्पा सभ्यता हो गया अपना कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।